नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ क्रू, जिसमें हम लाते हैं किसी न किसी एक रोग से जुड़ी हुई समूची जानकारी, उसका पूरा उपचार, गंभीर बीमारी से जुड़ी दुविधाओं और आज के समय में मेडिकल सुविधाओं के बारे में ये कार्यक्रम आपको विस्तार से बताता है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े होते हैं या कोई एक्सपर्ट टीम होती है। आज हम बात करने वाले हैं हृदय से जुड़े हुए कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। यह हृदय के लिए कितनी घातक हो सकती है, वक्त रहते आप इसके लक्षणों को पहचान कर किस तरह इलाज शुरू कर सकते हैं और आज की तारीख में इसके क्या एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का हेल्थ क्रू। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं। उनसे हम आज के इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान आपके सवाल जो आप लाइव भी पूछ सकते हैं उन पर भी जवाब लेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कितनी खतरनाक है, इसका एडवांस ट्रीटमेंट कैसे होता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर जोगेश विशन दासानी जी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर से हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। तो हम तो डॉक्टर साहब से सीएडी के बारे में सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम के दरमियान सीधे डॉक्टर साहब से जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अगर आप रायपुर के बाहर हो तो आपको 0771 ये अप्लाई करना है, 400877 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, अपना नाम बताएं और सीधे सवाल पूछें, टीवी का साउंड बंद करके। डॉक्टर साहब, कोई कॉल आए इसके पहले सबसे पहले ये बताएं कि हृदय रोगों में सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितनी खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट की सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है जी। आम मरीज जो हैं वो इनको दिल का दौरा के नाम से जानते हैं, बट दिल का दौरा जो है एक टाइप है, एक प्रकार है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय को जाने वाली जो रक्त वाहिनी है उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं। ये ब्लॉकेज जो रहता है कोलेस्ट्रॉल, वसा, कैल्शियम, इन सब से मिल करके बनता है। और जब ये ब्लॉकेजेस पैदा होने लग जाते हैं तो दिल को जो खून की सप्लाई रहती है, दिल की मांसपेशियों को जो खून की सप्लाई रहती है वो थोड़ी सीमित होने लग जाती है। तो पहले इसके जो लक्षण रहते हैं वो चलते वक्त, एक्सर्शन करते वक्त या किसी इमोशनल एक्सेस की वजह से उनके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे वो बैठे बैठे भी होने लग जाते हैं और जब अति हो जाती है तब ये दिल के दौरा के रूप में आ जाते हैं। ये कई प्रकार का होता है, तो उसमें एक प्रकार है दिल का दौरा। ये शुरुआती लक्षण होते क्या हैं? जब आप चलते रहे फिर रहे होते हैं, क्या आपको ज्यादा पसीना आता, क्या सिम्टम्स हैं जो अलार्म होने चाहिए कि आपके पास पहुंचना है, डॉक्टर के पास पहुंचना है? जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो मुख्यतः 3 प्रकार से हम उनको क्लासिफाई करते हैं। एक रहता है स्टेबल एंजाइना, एक रहता है नॉन स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एस्केलेटेड एसीएस बोलते हैं। तीसरा रहता है जो दिल का दौरा, जो मेजर अटैक रहता है। हम मेजर अटैक से तो बहुत चिर परिचित रहते हैं, लेकिन जो उससे पहले जो लक्षण रहते हैं उनको हम काफी दरकिनार करते हैं, जो स्टेबल एंजाइना के रूप में या अनस्टेबल एंजाइना के रूप में हमारे पास में रहते हैं। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि जो दिल की धमनियां हैं उनमें कुछ रुकावट तो पैदा हो जाती है, पर वो इतनी 100% नहीं रहती है। तो जब आप एक्सेस वर्क करते हैं, जब दिल को खून की सप्लाई ज्यादा चाहिए रहती है, तब वो जो सप्लाई रहती है वो सीमित रहती है। तो पेशेंट को ऑन एक्सर्शन कुछ ना कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। वो एक तरीके से छाती में दर्द के रूप में हो सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, या बहुत ज़्यादा असामान्य पसीना आ जाना। गर्मियों में आमतौर पर पसीना आना नॉर्मल बात है, लेकिन सीएडी के पेशेंट को थोड़ा सा ही चलने पे, जो कि जिसने पे लोगों को नहीं आता है, उतने पे भी दिक्कत लगने लग जाती है। कई लोग इसको घबराहट की तरह भी बताते हैं, जिसको वो लोग बता नहीं पाते हैं ढंग से। जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये अनस्टेबल एंजाइना के रूप में होने लग जाता है, जिसमें मरीज को बैठे बैठे भी ये लक्षण महसूस होने लग जाते हैं बगैर किसी एक्सर्शन के। और जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है तब ये हार्ट अटैक के रूप में आता है। छाती का जो दर्द रहता है इसमें आमतौर पे दबाव की तरह रहता है, जो कई बार बाएं हाथ की तरफ आता है या फिर गले की तरफ आता है, घुटन की तरह महसूस होता है या छाती में जलन की तरह महसूस होता है। इसके साथ में इसमें पसीना आना, घबराहट होना,
इस इत्यादि के चीज़ों की संभावनाएं रहती हैं। इसमें एक पैटर्न रहता है साइलेंट इस्चीमिया, जिसमें कई बार मरीजों को कोई लक्षण भी नहीं आते हैं। ये सामान्यतः मधुमेह के रोगियों में या फिर ज़्यादा उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता है। ये मैंने सामान्यतः का एक्सेप्शन, अपवाद हमेशा रहते हैं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में हम ये मानकर चलते थे कि पहले जिसकी उम्र 40 के पार गई है उसको सीएडी या उसको इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन आजकल चलते फिरते उठते बैठते बड़े फिट दिखने वाले लोग, कई बार तो जिम में कार्डियो करते समय या उसके ठीक बाद में लोग जो हैं वो हृदय आघात का शिकार होते हैं। इसकी क्या वजह है? सीएडी भी हो सकती है या सीएडी एक बड़ी मेजर पार्ट है जो आप देखते हैं? आजकल जो ये सामान्यतः हम जो देखने को मिल रहा है, 40 से कम की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं डिस्पाइट जिमिंग। मैं समझ रहा हूँ आपका जो इशारा, जो कई सेलिब्रिटीज जो एक्सपायर हुए हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से, 2 साल में या जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें, एक तो हम किसी के भी जीवन से पूरी तरह परिचित नहीं रहते हैं। हमें इसके लिए सीएडी के कारकों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जैसे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं कई लोग, डायबिटीज, थायराइड, या फिर पारिवारिक इतिहास होना इस तरीके का कि हार्ट अटैक पड़ा हो किसी को कम उम्र में, तो उनके जो आने वाली जो जनरेशन रहती है उनमें भी इस किस्म का रिस्क फैक्टर रहता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आजकल की लाइफ स्टाइल हो गई, जिसमें तनाव की बड़ी भूमिका रह गई है, खान पान का बड़ा महत्व हो गया है। जिस तरीके का खाना, अगर आप स्ट्रीट फूड्स पे जाते तो सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी पर जिसके बारे में कम एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है वो है कोरोना के बाद का समय, जिसमें काफ़ी कुछ अब नए जो मरीज देखने को मिले हैं। ये मेरा भी एक अनुभव रहा है कि आजकल जवान लोगों की जो तादाद है अस्पतालों में, आईसीयूज में, उसमें जिनमें हृदय का आघात हो रहा है, उनमें जवान लोगों की तादाद या उनका प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। चलिए, तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसलिए आपको सीएडी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस कार्यक्रम के दौरान हम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आप सीधे भी सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉलर्स, आप सीधे फोन पर जुड़कर सवाल पूछें। पहले कॉलर हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए, राजा नाम है। नमस्कार राजा साहब, अपना सवाल पूछें आप डॉक्टर साहब से। चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया। आप फोन पर सीधे सुनकर उत्तर ले सकते हैं। कॉल करें 400877 ये नंबर है। अगर आप रायपुर के बाहर से कॉलर हैं तो आपको 0771 ये रायपुर का कोड डायल करना होगा और उसके बाद 400877 पर आप हमें कॉल करें, नाम बताएं और सीधा सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि किस स्तर पर आपकी समस्या है। कुछ टेस्ट होते हैं जो जाते ही कराए जाते हैं, जैसे ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी, ये क्या है और किस हद तक ये कारगर होते हैं सीएडी के ट्रीटमेंट में? जी, ईसीजी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और बहुत बेहतरीन, सस्ता, अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो किसी भी किस्म का छाती का दर्द होने पे या किसी भी किस्म की आपको संबंधित दिल की परेशानी लगती है, धड़कन का महसूस होना, असामान्य धड़कन का महसूस होना, तो उसमें एक ईसीजी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें जो हमें जो पता चलता है, आप एक आमतौर पे देखेंगे जब किसी घर को जैसे डैमेज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो रहता है उसके जो बदलाव आते हैं वो ईसीजी मापता है। ये दिल है हमारे, इसके दिल के जो कमरे हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इनमें कुछ अगर डैमेज होता है तो ये उस चीज़ को नाप सकता है। इसके बड़ा फायदा होता है, इससे हमें अटैक पड़ा है कि नहीं ये पता चल जाता है, कितना बड़ा अटैक पड़ा है ये पता चल जाता है, या किसी प्रकार की असामान्य धड़कनें अगर आ रही हैं तो उसकी भी जानकारी हमको ईसीजी के माध्यम से मिल जाती है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण टेस्ट रहता है जो इकोकार्डियोग्राफी रहता है। ये एक प्रकार से डैमेज्ड जो हार्ट रहता है उसके हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में हमें बता पाता है, जैसे वो उसकी संरचना में हुए डैमेज को बता सकता है, उसकी परफॉर्मेंस में हुए चेंजेस को बता सकता है, या फिर किसी भी प्रकार के वॉल लीकेजेस जो होते हैं इकोकार्डियोग्राफी में वो भी हमें पता चल जाते हैं। मैंने कहा डैमेज्ड हार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग सोचते हैं कि इससे हमें सीएडी रूल आउट हो गया ये भी पता चल जाता है, बट ये सही नहीं है। कई बार ईसीजी और इको में चेंजेस नहीं आते हैं, तो उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट रहता है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी ही रहता है, जिसमें हमें
कई बार ब्लॉकेजेस मिलते हैं पर ईसीजी और इको में कोई बदलाव नहीं मिलते हैं। ये आमतौर पे जैसे मैंने एक सीएडी के प्रकार बताए, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, इनमें ये दोनों इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आने की गुंजाइश रहती है। तो उन अवस्था में अगर हमारे डॉक्टर को लगता है कि भाई ये हार्ट से संबंधित परेशानी है, सीएडी की परेशानी है, कोई ब्लॉकेजेस आने की गुंजाइश है, तो वो आपको कई बार इनके बावजूद भी एंजियोग्राफी के वो सजेशन देते हैं। कई बार जब हम यंग पेशेंट रहते हैं तो हम टीएमटी भी करते हैं, जिसको हम आप एक्सरसाइज में होने वाला ईसीजी की तरह देख सकते हैं। चलिए हम और थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। कॉलर जुड़ गई हैं, माहेश्वरी जी जुड़ी हैं कोरबा से। माहेश्वरी जी नमस्कार, स्वागत है आपका, सीधे सवाल पूछेगा। जी सर नमस्ते। जी पूछिए। जी सर। टीवी का साउंड बंद कर दें, फोन पर अपना सवाल पूछें। जी सर जी सर जी सर जी सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। जी सर जी। मेरा सर कोलेस्ट्रॉल 800 तक बढ़ गया है और मैं जैसे कि नीचे झुकती हूँ तो मेरे सीना में हल्का दबाव बना रहता है और गला कभी अटका अटका और बीच बीच में समय समय में 5-10 मिनट में मेरे साथ ऐसा लगता है कि भाग पे ऐसा टाइप मेरे को महसूस होता है सर। इसके उपाय बताइए सर। जी डॉक्टर साहब, झुकने पर ज्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, अटकाव है, मतलब सांस लेने में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, भारीपन लग रहा है। जो सिम्टम्स पोजीशन चेंज की वजह से, मतलब अगर पेशेंट जैसे झुक रहा है तब उसको सांस फूल रही है, या फिर क्या कहते हैं कुछ झुकने पे उनको दर्द महसूस हो रहा है, तो इस किस्म की समस्याएं जो रहती हैं ये हृदय से सीधे सीधे हम रिलेट नहीं कर पाते। बाकी सिम्टम्स के डिस्क्रिप्शन में कई बार हम ये भी पूछते हैं कि आपको चलने पे कैसा लग रहा है, क्योंकि जो ये झुकने पे जो छाती पे दबाव लगना, ये सांस फूलना, ये आमतौर पे मोटापे के जो व्यक्ति रहते हैं उनमें भी कई बार देखने को मिलता है, या जिनके फेफड़ों की क्षमताएं कम रहती हैं किसी भी वजह से। पुराने जमाने के लोग जो हैं वो कई बार चूल्हे वगैरह में काम करते थे, तो उन सभी व्यक्तियों को, या जो सिगरेट वगैरह जो ज़्यादा पीते हैं, उन सभी व्यक्तियों को थोड़ी भी मेहनत करने पे या झुकने पे उनको हांफने जैसा महसूस होता है। बहुत कम, जैसे दिल की झिल्ली में सूजन वगैरह जो रहती है वो कई बार इस किस्म के लक्षण भी दे सकती है। पर ये और आगे आपके डिटेल जो जानकारियां जो मिलेंगी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह पे, ईसीजी वगैरह पे, उसके बाद ही अपन उस पर कोई निश्चित तौर पे कुछ बता पाते हैं हम। चलिए, तो सलाह यही है कि आप एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं डॉक्टर साहब के पास पहुंच करके, या जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हो उनके पास पहुंच करके आप प्रारंभिक चेकअप करा लें कि क्या जो लक्षण आपको लग रहे हैं वो हृदय रोग को भी इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण एक जैसी बीमारियों या अलग बीमारियों की तरफ एक जैसे लक्षण संकेत दे सकते हैं। लगातार कॉल भी हमको मिल रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सत्यपाल जी राजनांदगांव से। नमस्कार सत्यपाल साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। जी पूछिए अपना सवाल। सर जी ऐसे है कि मेरे बाल थोड़े से ना साइड से जड़ने शुरू हो गए हैं। आप अपना सवाल दोहराएंगे? मेरे ना जो मैंने कटिंग करवाता हूँ ना, मेरे बाल थोड़े से एक साइड से जड़ने शुरू हो गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े थिन से दाग से पड़ने शुरू हो गए हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन भी हो जाती है। जी मेरे ख्याल से शायद आप कार्यक्रम को अच्छे से नहीं देख रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल जी। हम हृदय रोग संबंधित चीजों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे सीएडी के बारे में, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये भी दो बड़े ऑप्शन बताए जाते हैं, उपचार की पद्धतियां बताई जाती, जरा इनके बारे में बताएं, ये दोनों क्या हैं और कब काम आती? ये जैसे जो हार्ट में जब ब्लॉकेजेस आते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में या हृदय की धमनियों में जब ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उनके इलाज करने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। एक तो दवाइयों पे ही रखा जाए अगर ब्लॉकेजेस कम हैं जिनको बढ़ने से रोकना हो। दूसरा चीज रहता है कि उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी जाए, और तीसरा चीज रहता है बाईपास किया जाए। एंजियोप्लास्टी मेरे जैसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, बाईपास जो रहता है वो कार्डियक सर्जन करते हैं। कई बार लोग हमको और कार्डियक सर्जन को मिस अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, और जो कार्डियक सर्जन रहता है वो मेनली बाईपास करता है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन एक सॉफ्ट कैथेटर लेकर के दिल के नलियों में सीधे जाते हैं, वहां पे वायर डाल करके बैलून करके उस जो रुकावट रहती है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, और उसको पुनः बंद ना हो जाए उसके लिए उसमें स्टेंट डाला जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया रहती है ये
कम ब्लॉकेजेस या छोटे ब्लॉकेजेस के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एक नस में रुकावट है या 2 नस में रुकावट है या तीनों नसों में छोटी छोटी सी रुकावटें हैं, मतलब है तो 90% लेकिन ज़्यादा लंबा लंबा नहीं है। बाईपास क्या रहता है, वैसे ही है जैसे कि बाईपास रोड कभी बनाए जाते हैं किसी एरिया को बाईपास करने के लिए, तो जहाँ पे ब्लॉकेजेस बड़े लंबे रहते हैं लेकिन दिल की मांसपेशियों तक हमें खून पहुँचाना है, तो हम एक ऐसा रास्ता बनाएं जिससे वो उन रुकावट को पार करके सीधा पहुंच जाए दिल के मांसपेशियों के पास में। इसके लिए आमतौर पे जो प्रक्रिया रहती है उसमें हम लोग बाईपास के लिए जो ग्राफ्ट लगाते हैं वो कभी पैरों से निकाले जाते हैं या फिर टोटल आर्टेरियल बाईपास किया जाता है, जो कि दिल के अंदर की ही जो आर्टरी रहती है उन्हीं को ही कनेक्ट किया जाता है। तो बाईपास के लिए नॉर्मली चीरा लगा करके करना पड़ता है और एंजियोप्लास्टी जो रहते हैं वो छोटे सुई जैसे छेद करके ही काम चल जाता है। अगर हम सीएडी के बचाव के तरीकों के ऊपर जाएं तो क्या क्या ऑप्शन जो आपने बताया इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं और किस आधार पर तय करते हैं कि कौन सी पद्धति से आप इलाज करेंगे? देखिए, ये सीएडी का जो हम लोग जो ट्रीटमेंट रहता है वो एंजियोग्राफी के पश्चात ही ये इसी चीज पे हम निर्णय पे पहुंच पाते हैं। ब्लॉकेजेस का पैटर्न देखने के बाद में, नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस को देखने के बाद में और सिविरिटी ऑफ द ब्लॉकेजेस देखने के बाद में ही ये पद्धतियां डिसाइड की जाती हैं। ये आमतौर पर हम आफ्टर एंजियोग्राफी ही बता पाते हैं। डॉक्टर साहब, सीएडी से बचाव के लिए आज की तारीख में हम अगर मरीजों को या आम लोगों को भी कहना चाहें कि आप इससे बच सकते हैं, तो सबसे मेन चीज आती है डाइट और आपका लाइफस्टाइल। कैसी डाइट हो, किस तरह का लाइफस्टाइल हो कि आप इससे बच जाएं? सीएडी से बचाव करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सीएडी के कारक हैं पहले हमें उनको भी समझना चाहिए। पहली चीज, जो आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहते वाला, डेस्क जॉब ज़्यादा होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम होती जा रही है, डायबिटीज़ का होना, मधुमेह की बीमारी जो कि ज़्यादा कार्ब्स लेने की वजह से हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, इन सबको काबू रखना, स्ट्रेस हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रेस आपको हो ही नहीं, लेकिन स्ट्रेस को आपको मैनेज अच्छे से करते आना चाहिए। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइट को हम लोग सही तरीके से फॉलो करें। डाइट में जैसे कई मरीजों के सवाल रहते हैं कि हम क्या लें, तो डाइट में जो सही जो निर्देश दिया जा सकते हैं वो रहेगा कि भाई हरी सब्जियां खाएं, छिलके वाली दाल खाएं, ग्रेन्स अच्छे खाएं, ब्राउन व्हीट लें, फलों का सेवन ज़्यादा करें। फलों में भी डायबिटीज़ के लिए कुछ निर्धारित है कि भैया कुछ फलों का उनको अवॉइड करना रहता है, पर फलों में मोटा मोटी जैसे जो खट्टे फल वगैरह हैं, अंगूर है, संतरा है, नींबू है, ये लिया जाना चाहिए। फल वैसे आमतौर पर बहुत ही बेहतरीन रहते हैं, बहुत बेहतरीन डाइट का हिस्सा होने चाहिए, क्योंकि इनमें बड़ी क्षमता रहती है किसी भी किस्म के बचाव के लिए। कारण ये रहता है कि इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को सोख लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल शरीर में से कम हो जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। दूसरी चीज़, इनमें कई बार विटामिन और मिनरल्स जो रहते हैं वो आपको थोड़ी सी ताकत देते हैं, इम्यून बूस्टर की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मैंने बोला कि ब्लॉकेजेस जो आते हैं, तो वो उनका प्रिवेंशन हो पाता है। तो फलों वगैरह का सेवन बहुत ज़रूरी रहता है। फिर दूसरी चीज़ जो रहती है, लाइफ स्टाइल को बड़ा अच्छे से मैनेज करना चाहिए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बड़ी अच्छे से करनी चाहिए जी। कई बार उसमें लोग सिर्फ सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग की जाए। मेरा सलाह रहेगा कि आप एरोबिक्स पर ज़्यादा जोर दें। 150 मिनट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आपको कम से कम वॉक करनी चाहिए एक हफ्ते में। चलिए, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई और इनको आप अपनी लाइफस्टाइल में रूटीन का हिस्सा बनाएं और लगातार कैरी करें। ऐसा नहीं कि कुछ समय करें फिर आप इसको छोड़ दें। डॉक्टर साहब, छाती में दर्द होना, पेन होना, लोगों को लगता है हार्ट अटैक आ गया। कई लोग इसे मिसअंडरस्टूड करके गलती करते हैं, कुछ लोग देर करके। अगर आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक जैसी कोई सिचुएशन बन रही, फौरन क्या करना चाहिए? गोल्डन आवर कहा जाता है, तुरंत आप क्या करें डॉक्टर तक पहुंचने तक? देखिए, जब छाती में दर्द होता है तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि छाती का दर्द को कभी भी लाइटली नहीं लेना है। खासकर जब, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि 40 से ज़्यादा जो उम्र के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल हर किस्म का दर्द, चाहे वो आपको लग भी रहा हो, नहीं भी लग रहा हो, पर उसके लिए आपको तुरंत का तुरंत डॉक्टर से मिलना है। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले तो आप आराम से बैठ जाइए, एक्टिविटीज़ करना छोड़ दीजिए। जनरली क्या होता है कि लोग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते रह जाते हैं, जो कि ज़्यादा घातक रहता है। नियर अराउंड पे जो लोग व्यक्ति रहते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि आप उन्हें कंफर्टेबल करवाएं।
और उनको आराम से लेटवा दें, गला उनका ढीला कर दें, अगर वो टाई पहने हुए हैं कपड़े ढीले कर दें, उनको आराम से लेटाया जाए। और उनका अगर आप नब्ज देख सकते हैं तो नब्ज देखिए, क्योंकि ये आमतौर पे चौथी या पांचवी कक्षा के बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। मरीज के ऊपर लगातार नजर बना करके रखें कि क्या उसको सांस उखड़ तो नहीं रही है, या दिल की धड़कन धीमी तो नहीं पड़ रही है, या कुछ अति तेज तो नहीं हो रही है। इस अवस्था को हमें ध्यान में रखते हुए तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह देखना है कि अगर मरीज का घुटन हो रही है और वो उसकी सांस उखड़ने से लग रही है, बेहोश सा हो रहा है, वो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो तुरंत हमें सीपीआर की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। सीपीआर आमतौर पे इंडिया में हम ये मान के चलते हैं कि यह अस्पताल के द्वारा की जाने वाली अवस्था है, लेकिन इसको आम लोगों की भी ट्रेनिंग कई जगहों पे की जाती है। पाश्चात्य देशों में तो यहाँ तक है कि उनकी इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है और उनको सर्टिफाई किया जाता है, ताकि वो रोड साइड भी अगर ऐसी कोई इवेंट्स होते हैं तो उनको बाकायदा बचाया जा सके और झट से झट किसी के पास में, किसी डॉक्टर के पास में, किसी हॉस्पिटल के पास में पहुंचे, खासकर ऐसे हॉस्पिटल्स के पास में जहां पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं उपलब्ध हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोल्डन आवर जो रहता है वो 12 घंटे का माना जाता है, पर इसमें एवरी सेकंड काउंट्स। हर सेकंड आपका दिल का कुछ मांसपेशियां डैमेज होते जा रही हैं, तो आप जितना जल्दी उस जगह पे पहुंचेंगे उतना जल्दी वो किसी भी प्रक्रिया को कर सकेंगे, और जितना जल्दी अगर कोई दिल की नस बंद है तो उसको खोल दिया जाएगा, तो उससे उतना अच्छा मरीज को फायदा होगा। चलिए, आई एम श्योर आपने ये सारी बातें डॉक्टर साहब की ध्यान से सुनी होंगी। हार्ट अटैक आने से कैसे बच सकते हैं और आने की स्थिति में आपको फौरन क्या करना है, आप ऐसे नंबर्स को नोट करें। इस कार्यक्रम के दौरान भी डॉक्टर साहब, उनकी टीम का नंबर हमने लगातार दिखाया, आप इसे नोट करके रखें, सेव करें। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतनी काम की इंफॉर्मेशन और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए। धन्यवाद।